नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। एक जमाने में जब अंग्रेजों ने हमें आजाद किया था तब वो ये कहकर गए थे कि भारत के लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस देश को ठीक से चला भी पाएं। लेकिन आज दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसी देश की भूमि पर, उसी देश की राजधानी दिल्ली में आए हुए हैं और उसी देश के नेतृत्व में कल ये सभी नेता G20 के समिट में हिस्सा लेंगे। एक समय था जब भारत दुनिया के इन शक्तिशाली देशों के इस एलीट क्लब में सिर्फ प्रवेश पाने के लिए इनके दरवाजे खटखटाया करता था। एक इनविटेशन मिल जाए इसके लिए संघर्ष करता था कि सिर्फ हमें बैठने के लिए एक जगह दे दीजिए। लेकिन आज भारत इन देशों का नेतृत्व कर रहा है और दुनिया का एजेंडा भी दिल्ली में बैठकर सेट कर रहा है। और ये आज आप सब के लिए, हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात है। G20 की बैठक से पहले दुनिया के बड़े बड़े नेता अब दिल्ली पहुंच चुके हैं और इससे पहले आपने अपने जीवन काल में दुनिया की राजनीति के इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को एक साथ अपने देश में कभी नहीं देखा होगा। आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से वैश्विक राजनीति की एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसकी शूटिंग अब भारत में हो रही है। आज हम आपको G20 समिट का सबसे बड़ा, सबसे विशाल, सबसे विस्तृत विश्लेषण दिखाएंगे जिसमें इस समिट का हर रंग और राजनीति का हर दांव पेच आपको सरल भाषा में समझने को मिलेगा। G20 को आप दुनिया की एक बहुत बड़ी पंचायत भी कह सकते हैं और इस बार इस पंचायत के सरपंच हैं प्रधानमंत्री मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज से 30 साल पहले अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर एक आम आदमी की तरह अपनी फोटो खिंचवाई थी। और आज उसी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी के घर पर थे जहां दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। इस G20 समिट की कहानी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम आपको यह नहीं बताएं कि इसमें कैसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का एक बिल्कुल अलग स्टाइल दिखाई देता है और भारत ने इस समिट को दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कितना अलग और कितना खास बनाया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस बार भारत ने अलग क्या किया, खास क्या किया। इस बार का समिट बाकी समिट से अलग और खास क्यों है और दुनिया के इतने सारे नेता इस समिट में कल क्या करने वाले हैं। लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत हम एक अपडेट से करेंगे और वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज हुई द्विपक्षीय वार्ता समाप्त हो चुकी है और अब राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के घर से निकलकर अपने होटल पहुंचने ही वाले हैं। इससे पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन लगभग 75 मिनट तक प्रधानमंत्री आवास पर रहे जहां प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई जिसकी कुछ तस्वीरें अभी आप देख सकते हैं। देखिए। और ये बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के निवास से निकलकर अब अपने होटल की तरफ रवाना हो चुके हैं। और जिस समय मैं आपको ये खबर बता रहा हूं इस समय शायद वो रास्ते में होंगे, थोड़ी देर के बाद अपने होटल पहुंच जाएंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री मोदी के निवास से बाहर निकलते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन का पूरा काफिला है। उनकी विशेष गाड़ी है जिसमें बैठकर वो आए थे और इस गाड़ी को द बीस्ट कहा जाता है। ये उनका पूरा काफिला है
और आज इससे पहले जब राष्ट्रपति जो बाइडेन आज शाम को दिल्ली पहुंचे, तब केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने हवाई अड्डे पर जाकर उनका स्वागत किया। वो तस्वीरें भी आज आपको जरूर देखनी चाहिए। जिस विमान से राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंचे हैं उसे एयरफोर्स 1 विमान कहते हैं और यह दुनिया का सबसे आधुनिक और सुरक्षित विमान माना जाता है, जो 3 मंजिला विमान है, यानी 3 मंजिला बिल्डिंग की तरह है और जिसका फ्लोर एरिया ही लगभग 4000 वर्ग फीट का है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह विमान कितना विशाल है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट स्टेशन पर, यह एयरफोर्स स्टेशन है पालम का, यहां पर लैंड करने के बाद आज राष्ट्रपति जो बाइडेन का जबरदस्त स्वागत हुआ और इस दौरान उन्हें रिसीव करने के लिए भारत में अमेरिका के राजदूत भी वहां मौजूद थे, जो अपनी छोटी बेटी को भी राष्ट्रपति जो बाइडेन से आज मिलाने के लिए लाए थे और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी राजदूत की बेटी को गले लगाया, उनसे थोड़ी देर बाद भी की। ये तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, इनके बड़े बड़े नेता हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, लोग असल में इन्हें सिर्फ राजनीति की मशीन समझते हैं। लोगों को लगता है, आप सबको भी लगता होगा कि ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, सिर्फ प्रशासन के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन इनमें भावनाएं भी होती हैं। और ये जो आज की जो कूटनीति है, ये जो आज की डिप्लोमेसी है, ये भावनाओं पर भी आधारित है, ये दोस्ती पर भी आधारित है और दोस्ती के बहुत सारे रंग अब अगले 2-3 दिन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन यहां से सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हुए, जहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत आए हैं और इस साल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की यह दूसरी बार मुलाकात हो रही है। आपको याद होगा, इससे पहले कुछ ही महीने पहले जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए थे, तब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन किया था और आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घर पर उनका वैसे ही गर्मजोशी से स्वागत किया जैसा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आज शाम को जो बैठक हुई है, जो थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, इसे आप आज की सबसे बड़ी बैठक कह सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बैठक आज आप इसे मान सकते हैं। और इस समय मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद है और मेरी दूसरी सहयोगी श्वेता सिंह हमारे साथ भारत मंडपम से जुड़ी हैं। इन दोनों के साथ ही हम आपको आज इनसे बातचीत करवाएंगे और ये आपको और ज्यादा जानकारी देंगी। लेकिन पहले चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी गए थे जो बाइडेन से मिलने के लिए, व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात हुई थी। उस समय एक एजेंडा सेट हुआ था। आज की जो बैठक है, कहा यह जा रहा था कि उस एजेंडा, वो जो उस समय जो समझौते हुए थे, उनमें अब आगे क्या प्रोग्रेस है उसके बारे में बातचीत हुई होगी। और यह भी हुआ होगा कि कल G20 की बैठक के बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जरूर ब्रीफ किया होगा। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज इस बैठक में क्या हुआ।
देखिए सुधीर, कुछ जानकारी तो आपने बिल्कुल शुरुआत में ही अपने कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट में दे दी है। यहाँ पर अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जून के महीने में व्हाइट हाउस में जो द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद माना जा रहा था कि उसी, चाहे व्यापार हो, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, चाहे तकनीकी हो, उसी के दायरे को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर भी द्विपक्षीय बातचीत हुई है। और उसके बारे में जो ब्रीफ है उसका हमें बेसब्री से इंतजार है कि दोनों ही देशों के इन बड़े नेताओं के बीच में किन किन मुद्दों पर ठोस वार्ता हुई है, किन किन लोगों की ओर से क्या कहा गया है, उसका हमें इंतजार है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जब से वो प्रधानमंत्री बने 8 बार सुधीर जा चुके हैं। जो बाइडेन का ये पहला भारत का दौरा है। 140 करोड़ की आबादी वाला हमारा ये मुल्क, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, यहां पर जब जो बाइडेन आते हैं और लोक कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री आवास के भीतर जाते हैं, तो वो तस्वीरें अपने आप में हर हिंदुस्तानी को गर्व से, ऊर्जा से भर देती हैं। जैसा कि इस वक्त भी हम अपने दर्शकों को देख रहे हैं। एक वक्त था जब हम व्हाइट हाउस की बात करते थे कि व्हाइट हाउस, हालांकि जून के महीने में अक्सर उसकी चर्चा हमेशा होती ही रहती है। जून के महीने में जब पीएम गए थे तो उस समय श्वेता भी वहीं पर मौजूद थी, जो तस्वीरें हमारे दर्शकों को उन्होंने दिखाया था। लेकिन आज लोक कल्याण मार्ग के भीतर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी अपने आप में अद्भुत है। कितनी गर्मजोशी के साथ इन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। व्यापार के क्षेत्र में दोनों और कैसे बड़े साझेदार बने, इसको लेकर चर्चा की गई है। रक्षा के क्षेत्र में हमेशा अमेरिका की मौजूदा वक्त में पिछले कुछ सालों से, अगर हम देखें खासतौर से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही लगातार उसकी कोशिश यह है कि रक्षा के क्षेत्र में जो हमारी निर्भरता रूस के ऊपर है उसको कम किया जा सके, अमेरिका के साथ उसको और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। तकनीकी के क्षेत्र में किस तरह से हम और अमेरिका दोनों परस्पर आगे बढ़कर एक दिशा में काम कर सके। चाइना के मुद्दे पर दोनों के ही कंसर्न एक जैसे हैं। हम सब ने देखा था जून के महीने में व्हाइट हाउस में भी जब द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, चीन के मुद्दे को उठाया गया था, उस समय भी दोनों के बीच बातचीत हुई थी। चाइना को लेकर दोनों ही देशों के आपस में एक दूसरे से कंसर्न जुड़े हुए हैं। यकीनन अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ता है, वो ताकतवर होता है, तो उससे अमेरिका का भी फायदा है। और यही कारण है कि अमेरिका अपना सहयोगी साझेदार मानकर हिंदुस्तान के साथ बातचीत करता है। और ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं। सुधीर, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में एक और बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि एक वक्त पर किस तरह से अमेरिका है नजर से देखता था। यकीनन आजादी के बाद जिस तरह से हम एक गरीब राष्ट्र के तौर पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे, हमें वो वक्त भी नहीं भूलना चाहिए जब हमारे ही देश के एक प्रधानमंत्री को अमेरिका के व्हाइट हाउस में बिठाकर घंटों तक इंतजार करवाया जाता है उनके राष्ट्रपति की ओर से, और फिर बहुत थोड़े पलों के लिए मुलाकात होती है और उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन आज का ये दिन देखिए, जो बाइडेन सीधे एयरपोर्ट आते हैं, 80 साल के हैं जो बाइडेन, सीधे एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां से लोक कल्याण मार्ग आते हैं यहां पर सीधे द्विपक्षीय वार्ता के लिए बातचीत के जरिए। तो कदम से कदम मिलाकर हिंदुस्तान विकसित मुल्कों के साथ कैसे आगे बढ़ रहा है, अपने एजेंडे को लेकर कैसे आगे बढ़ रहा है, उसकी ताकत का परिचय आज प्रधानमंत्री आवास के जरिए हम सबको मिल गया है। और उम्मीद यही कि अगले 1 घंटे तक जो हमारे दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपके कार्यक्रम के जरिए भी वो जानेंगे कि सशक्त हिंदुस्तान की किस तरह की बदलती तस्वीर है जो अगले 3 दिनों तक दिखाई देने वाली है। सुधीर जी। श्वेता, आप इस समय ठीक उसी जगह पर खड़ी हैं जहां कल दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत होने वाली है। और इस समय जो चर्चा हो रही है वो आउटकम डॉक्यूमेंट की हो रही है कि इसमें, ये तो ठीक है, देखने में बहुत अच्छा है, रंगारंग है, बहुत बड़े इंतजाम किए गए हैं, दुनिया के राजनीति के बड़े बड़े सुपरस्टार्स यहां पर आए हैं, लेकिन ये आने के बाद करेंगे क्या, इसका नतीजा क्या निकलेगा, तो वो आउटकम डॉक्यूमेंट की बहुत चर्चा हो रही है। और दूसरी बात यह है कि क्या ये सारे देश और नेता एक पेज पर होंगे, विल दे बी ऑन द सेम पेज, या उसको लेकर भी इनके बीच में मतभेद हैं। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको लेकर ये राजी हैं, और कौन से आउटकम डॉक्यूमेंट में ऐसा जो पॉइंट्स होंगे जिन्हें लेकर इनमें मतभेद होंगे। जब G20 जैसा वृहद संगठन हो जाता है सुधीर, तो उसमें इस चीज को समझना होगा कि कई देश कुछ ऐसा करने के लिए सामने खड़े रहते हैं जिसके शायद कोई उस आपत्ति का कोई लॉजिक ही नहीं होता है। जैसे कि चीन हो गया, जिसे वासुदेव कुटुंबकम तक पर ऐतराज हो जाता है कि भाई ये जो भाषा है वो तो G20 की आधिकारिक भाषा ही नहीं है। उसमें तुर्की जैसा देश भी हो जाता है जिसकी भले ही हमने अर्थक्वेक के समय मदद करने में हम सबसे आगे रहे हों, लेकिन 370 कश्मीर से हटाए
लाया गया उसके बाद से वो ऐसा बिफरा ताकि पाकिस्तान उसके पाले में रहे कि वो जब यहां पर G20 की बैठक कश्मीर में जाकर होती है, श्रीनगर में होती है, तो वो कहता है कि भाई हम तो रजिस्ट्रेशन ही के समय से हम इससे दूर रहने वाले हैं। तो इस तरह के देश भी रहते हैं, जस्टिन ट्रूडो भी रहते हैं, जिनके साथ हम भले ही एक परिपक्व गर्मजोशी दिखाते हैं, लेकिन उनका किस तरह का उनके अपने देश में चीन और अमेरिका ने कैसे इंटरफियर, चीन और रूस ने, माफ कीजिएगा, किस तरीके से इंटरफियर किया हो सकता है वहां के चुनावों में, उस पर जांच बैठी हुई है, जांच चल रही है। तो एक तरफ ये सारे देश हो जाते हैं जो किसी न किसी तरीके से हो सकता है नहीं कुछ चाहे। अमेरिका जैसा देश हो जाएगा जो भारत के साथ दोस्ती तो दिखाएगा लेकिन चाहेगा कि वो जो डॉक्यूमेंट रहे उसमें भारत कुछ वॉर पे कुछ कहने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उसके सबसे बड़े दुश्मन रूस को उससे एम्बैरेसमेंट हो सकता है। ये जो सबसे कंटेंशियस इशू हो जाता है वो रूस यूक्रेन युद्ध का ही है, जिसे रूस चाहता नहीं है कि युद्ध कहा जाए, उसे केवल शब्दों का ही जो एक तरह से रस्साकशी दोनों खेमों की तरफ हो जाती है, वो उसने बाली में उस जॉइंट कम्युनिके पर अड़चन अपनी लगाई थी। हालांकि जब अमिताभ कांत से हमने बात की थी तो उन्होंने साफ कहा था कि ये युद्ध हमने छेड़ा नहीं है, ये युद्ध हम लड़ नहीं रहे हैं, हम केवल विकास की बात करना चाहते हैं, हम केवल उन देशों की बात करना चाहते हैं जिनकी आवाज को कोई नहीं सुनता है, तो हम उस विकास की बात को उस जॉइंट कम्युनिके में डालना चाहेंगे। तो ये हुई हमारी कोशिश, लेकिन उसमें रंग में भंग डालने के लिए बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। भारत अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहा है, लेकिन सुधीर मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि चूंकि G20 शेरपा का भी जो सम्मेलन हुआ उससे भी कुछ ऐसा सौहार्दपूर्ण, एक तरह से कहें कि सबके मन मिलकर कुछ निकला नहीं, वहां से कुछ उसमें से निकल कर आया नहीं, तो कहीं वही चीज हम इस G20 श्वेता, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा, मैंने आपसे ये सवाल श्वेता इसलिए पूछा क्योंकि कल जो पहला सेशन है उसका नाम है वन अर्थ और जो दूसरा सेशन है उसका नाम है वन फैमिली। तो जब इतने सारे मतभेद हैं तो ये जो वन अर्थ में हम डिस्कस क्या करेंगे, वन फैमिली में हम डिस्कस क्या करेंगे, और जब डिस्कशन होगा उसके बाद हम किन मुद्दों पर हम एक मत हो पाएंगे। बड़ी चीज तो ये हो जाती है ना कि भारत जब वहां पर खड़ा होता है और भारत उन अनसुने देशों की बात और उन देशों की बात आगे रखना चाहता है, उस पूरे वर्ग की बात आगे रखना चाहता है जिसकी शायद दुनिया में किसी ने परवाह नहीं की थी। अमेरिका आज हमारा दोस्त सही, लेकिन वही अमेरिका जो उन देशों में तभी जाता है जब उसे अपना कोई फायदा दिखता है, उसके बीच में भारत एक ऐसे देश के तौर पर खड़ा रहता है जो सबकी आवाज बनता है, जो सबके लिए विकास चाहता है, जो सबकी बेहतरी चाहता है, जो मैत्री के लिए यहां पर भले ही राजनीतिक उठापटक मच गई, लेकिन जिन देशों को आवश्यकता थी उनको वैक्सीन तक पहुंचाने के लिए तत्पर दिखा था और वहां पर उसने पहुंचाया था। तुर्की से चाहे जिस देश का झगड़ा ही क्यों ना रहा हो, कश्मीर पर कभी तुर्की साथ नहीं खड़ा रहा हो, लेकिन जब वहां पर भूकंप आता है तो भारत वहां पर जाता है। मुझे लगता है कि चाहे चर्चा यहां पर कुछ भी हो, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है इन सभी देशों और संगठनों में से जो कि यहां पर मौजूद रहेंगे इस भारत मंडपम में कल सुबह से उस चर्चा के लिए, उस विमर्श के लिए कि भारत की मंशा गलत है। भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व के लिए एक सकारात्मक सोच रखता है, चीन को कितनी ही आपत्ति वासुदेव कुटुंबकम से हो जाए, लेकिन यही फलसफा है जो कि समूचे दुनिया के लिए वो मूल मंत्र बनकर इस समय मौजूद है जिसकी आवश्यकता इस दुनिया को है, चाहे उस अर्थव्यवस्था को संवारना हो या फिर प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य हो कि इट इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। किसी को किसी भी तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन मुबारक हो, लेकिन भारत का स्टैंड, भारत का मूल मंत्र, भारत का फलसफा, भारत की मंशा, भारत की सकारात्मक सोच इस समय पूरी दुनिया की आवश्यकता है। जी, और आखिर में चित्रा, संक्षेप में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि आज का दिन भी आपने देखा, अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये बैठक भी देखी, और हम अक्सर ये कहते हैं कि ये इस समय राजनीति की दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म है जिसकी शूटिंग भारत में हो रही है। इसमें दुनिया की राजनीति के बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं। क्रिकेट की भाषा में अगर आप कहें तो एक जमाना था जब 1983 के वर्ल्ड कप में हम गए थे और लोगों को लगा था कि हम क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंचेंगे, कोई हमारी टीम को गंभीरता से लेता नहीं था। आज जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है तो हम सबसे बड़े दावेदार माने जाते हैं। इस बदलाव को इस अमृत काल में आप होते हुए देख रही हैं, और हमारे जो बहुत सारे दर्शक हैं जो हमसे फ्री पास की मांग करते हैं
कि हमें भी G20 का पास दिलवा दीजिए। आप एक्चुअली उनके फ्री पास हैं, क्योंकि आपकी नजरों से हमारे देश के हमारे जो दर्शक हैं वो इस बदलाव को होते हुए देखेंगे। वो बदलाव अगर आप उसकी कुछ छोटी छोटी झलकियां अगर आप हमें बता सकें, हमारे दर्शकों को बता सकें, जिससे वो वाकई उन्हें लगे कि हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए सुधीर, आपने जिस पास की बात की, हमारे पास तो G20 का ये मीडिया पास है, लेकिन दर्शकों के लिए हम सभी पास है, जिसके जरिए आज तक के जरिए पूरा मुल्क ये देख पाएगा कि G20 का आयोजन हिंदुस्तान के लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। देखिए, इस बात से समझिए G20 में जो 20 देश शामिल है, इसके अलावा जिन 9 देशों को खासतौर से हम सब ने आमंत्रित किया है, जिनमें एक बांग्लादेश भी है जिसकी प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर मुलाकात करती है, लेकिन इन सबके इतर देखिए 75% व्यापार इनके बीच परस्पर होता है G20 मुल्कों में। 80% जीडीपी वाले ये मुल्क हैं। इसके अलावा 60% जो दुनिया भर की आबादी है उसको G20 रिप्रेजेंट करता है। इसके जरिए आप समझिए कि हिंदुस्तान को अध्यक्षता मिलना, और सुधीर बार बार इस बात पर जोर देना होगा कि अब तक जो 17 बैठकें G20 के अलग अलग मुल्कों में हो चुकी हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इतना भव्य आयोजन आज तक कभी भी नहीं हुआ है जब से 1999 से इसका गठन हुआ है। हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जो किसी ने इसके पहले सोचा भी नहीं था। यकीनन आगे आने वाले वक्त में अब अगली अध्यक्षता जिस मुल्क को करनी है उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इतनी बड़ी लकीर हिंदुस्तान की ओर से खींची गई है। 125 देशों के प्रतिनिधियों को बुलाकर, जिनकी तादाद तकरीबन 1 लाख थी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमने अलग अलग G20 की बैठकें आयोजित की। सबका प्रतिनिधित्व उसमें दिया। आम आदमी को G20 जैसे एक जटिल विषय, क्योंकि इसको लेकर आम आदमी को समझ में नहीं आता है कि अच्छा क्या व्यापार, क्या जीडीपी, कैसे आगे बढ़ेंगे। वो ये सोचता है कि हमारे देश को कैसे फायदा है और हमारी ताकत कैसे आगे बढ़ी है, ताकि दूसरे मुल्क अगर आंखें दिखाए तो हम आंखों में आंखें डालकर जवाब दे पाए। तो आम आदमी को इस G20 के जरिए जोड़ने की सरकार की ओर से कोशिश की गई और उसमें बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली। 1 लाख से ज्यादा प्रतिनिधि आते हैं, वो अपनी बातों को यहाँ पर बयां करते हैं, अपने कल्चर को यहाँ पर शेयर करते हैं, हिंदुस्तान किस तरह से बदल रहा है उसकी वो बात करते हैं। इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा, हमारे तमाम जो दर्शक हैं उन्हें भी। देखिए, आगामी वक्त में जिस तेजी से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, अगली 3 अर्थव्यवस्थाओं में वो शामिल हो जाएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा गया। इसके अलावा 2047 तक जो विकसित राष्ट्र का सपना है, देखिए जो विकसित राष्ट्र जहां पर गरीबी बेहद कम हो, जहां पर हमारी जो गुणवत्ता हो वो ज्यादा हो, शिक्षा सभी को मिले, समान अधिकार मिले और भी तमाम मुद्दे जिस पर मजबूती से देश के तौर पर हम आगे बढ़ पाए। विकसित राष्ट्र के तौर पर अपने सपने को साकार करने के लिए जब 100 साल हिंदुस्तान अपनी आजादी के पूरे कर रहा होगा, उस समय उस कतार में जाकर हम खड़े हो जाएंगे। तो G20 के जरिए एक बड़ी लकीर हम खींचेंगे। इसके साथ ही सुधीर, जब आपसे प्रोग्राम G20 को लेकर हमने जो प्रोग्राम किया था G10 का, उसमें बातचीत हो रही थी, बड़ी खूबसूरती से आपने भी जिक्र किया था कि कैसे पहले और अब में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। पहले दुनिया के जो बड़े बड़े विकसित मुल्क थे वो हमसे समानता के अधिकार के तहत बात नहीं करते थे, वो हमें तुच्छ समझते थे, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। अब भारत आंख में आंख डालकर बात करता है और यही बदली हुई परिस्थिति है जो आगामी वक्त में हिंदुस्तान को और ज्यादा सशक्त बनाएगी। विश्व गुरु कह लें या विश्व मित्र कह लें, लेकिन मानवता को लेकर आगे चलना ही हमारा मिशन है और यकीनन उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। चित्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और श्वेता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि हमारे दर्शक जो हैं अब अगले 80-90 घंटे तक लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप लगातार हमारे दर्शकों को, आप हमारे दर्शकों का फ्री पास हैं G20 के लिए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अगले 2-3 दिन आपके बहुत ही व्यस्त रहने वाले हैं और जल्द ही आपके साथ दोबारा से हमारी अलग अलग समय पर मुलाकात होती रहेगी, आपका विश्लेषण लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो अभी आपने देखा, अमेरिका की हमने बात की, G20 की हमने बात की। G20 दुनिया का आप मान सकते हैं कि सबसे बड़ी पंचायत है जो हमारे देश में, हमारे देश की राजधानी में हो रही है। अमेरिका की बात करने के बाद अब बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन में हमारे देश के लोगों का आजकल बहुत दिलचस्पी है, बहुत इंटरेस्ट है। दूसरा जो हमारा खास रिश्ता आजकल जो बना है ब्रिटेन के साथ, वो इसलिए बना है क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनाक, और ऋषि सुनाक एक भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं और वो हिंदू धर्म को मानते हैं और खुलकर इस बात को कहते हैं कि मैं हिंदू हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। ये वो स्टेटमेंट है जो भारत में भी लोग आजकल बोलने से कतराते हैं, जो कि वो लंदन में बैठकर ऐसी बातें करते हैं कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। इसलिए आज जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक दिल्ली पहुंचे, तब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने उनका अभिवादन भी बड़े खास स्टाइल से किया और नमस्ते की बजाय उन्होंने उन्हें जय सिया राम कहकर विश किया और उनका जो स्वागत है वो जय सिया राम के साथ हुआ। और इसके जवाब में ऋषि सुनाक ने भी
उन्हें यही जवाब दिया, जय सिया राम। इसलिए सनातन धर्म को जो लोग मानते हैं उन्हें आज ये शब्द बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए आप, ऋषि सुनाक जैसे ही आए, अश्विनी चौबे ने उन्हें कहा जय सिया राम, और फिर ऋषि सुनाक ने भी जय सिया राम कहकर उनका अभिनंदन किया। ऋषि सुनाक ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं जो हिंदू भी हैं, और वो पहली बार ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत आए हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनी मूल भूमि पर आज वो आए हैं। आज भारत पहुंचने के बाद उन्होंने अपने एक बयान में यह बात भी कही कि वो खुद को हिंदू होने पर गर्वान्वित महसूस करते हैं, और वो अपने इस भारत दौरे पर भी कुछ समय निकालकर मंदिर जाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने खालिस्तान के मुद्दे पर भी यह बात कही कि ब्रिटेन किसी भी तरह के उग्रवाद का समर्थन नहीं करता। यानी आते ही उन्होंने जो बातें कही वो सारी बातें वो हैं जो हर भारतीय सुनना चाहेगा और सुनकर उन्हें जरूर पसंद करेगा। Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit Amanda while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis. And you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit Amanda this time. Let me just say unequivocally that no form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. I don't think it's right. Our security minister recently was just in India talking to his counterparts. We have working groups together to share intelligence and information so that we can root out this kind of violent extremism. It's not right, and I won't tolerate it in the UK. और ऋषि सुनाक अपने इस भारत दौरे पर अकेले नहीं आए, बल्कि वो अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति को भी साथ में लाए हैं। और अक्षता मूर्ति वो भी भारतीय हैं, और भारत की मशहूर आईटी कंपनी इन्फोसिस, आपने नाम सुना होगा इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, उनकी बेटी हैं। और भारत ऋषि सुनाक के लिए इसलिए उनका ससुराल भी है। और आज उन्होंने दिल्ली के ब्रिटिश काउंसिल में स्कूल के बच्चों के साथ भी मुलाकात की, और इन बच्चों को भविष्य का वर्ल्ड लीडर उन्होंने बताया। ऋषि सुनाक के अलावा आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी भारत पहुंच चुकी हैं। और बांग्लादेश वैसे तो G20 का सदस्य नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के विशेष आमंत्रण पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इस समिट में हिस्सा लेने के लिए खास तौर पर दिल्ली आई है। और उन्होंने इस समिट से पहले आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की, और इस दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा, और विकास के क्षेत्र में भी दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भी आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई है। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, और उनका नाम है प्रवीण कुमार जुगनाथ। मैं अभी प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट ही पढ़ रहा था, जो अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है 9:11 पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपकी स्क्रीन पर उनका ट्वीट है, जिसमें उन्होंने तस्वीरें भी पोस्ट की हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ। और उन्होंने कहा है कि बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही अच्छी मीटिंग उनकी रही है, और उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पर, इकोनॉमिक और पीपल टू पीपल लिंकेजेस पर बातचीत उनकी हुई है। और दोनों देशों के बीच ये जो दोस्ती है ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी, और ये दोनों देश दुनिया की बेहतरी के लिए मिलकर ऐसे ही काम करते रहेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है। तो एक है
दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दूसरा है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और इन दोनों ने आज हाथ मिलाया है। जिस तरह आपके घर में जब कोई मेहमान आता है तो आप अक्सर उसका स्वागत करते हैं और मेहमानों का परिचय अपने पूरे परिवार के सदस्यों से कराते हैं, ठीक उसी तरह आप भी सोच रहे होंगे कि हमारे घर में, यानी आपका जो घर है भारत और आपके घर की जो राजधानी है नई दिल्ली, उसमें दुनिया भर से इतने बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं। और ये मेहमान असल में आपके भी तो मेहमान हैं, 140 करोड़ लोगों के भी ये मेहमान हैं। और मेहमानों से अगर आपका परिचय ना कराएं तो फिर उनका ये जो आना है ये थोड़ा अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज हम आपका परिचय आपके मेहमानों से कराना चाहते हैं जो आज इस G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए आपके घर आए हैं। इसलिए अब आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वो तमाम बड़े बड़े नेता हैं जो 3 दिनों के लिए आपके देश के मेहमान होंगे, यानी ये आपके मेहमान होंगे। इसलिए आपके साथ अब आपके मेहमानों का ये परिचय। सरसों सर को कर 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 चो हरी हरी मटके जल सो चल चल अभी आपने जो तस्वीरें देखी, आप भी ये सोच रहे होंगे कि आपने इतने सारे गाने सुनने को मिले, आपको इतने सारा संगीत आपने देखा। ऐसा स्वागत, ऐसा रंगीला स्वागत और ऐसा संगीतमय स्वागत मुझे यकीन है कि दुनिया के इन बड़े बड़े नेताओं का दुनिया में इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा, ना तो इससे पहले हुआ होगा और ना ही इसके बाद कभी होगा। कि दिल से जब भारतीय जो लोग हैं जब स्वागत करते हैं तो पूरा दिल से करते हैं। और देखिए कि हमारा स्वागत जो है इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे खास होता है। अब आप देखिए हर नेता के साथ जब उसका स्वागत हुआ तो एक खास संगीत के साथ, वो हमारे किसी न किसी राज्य, किसी न किसी संस्कृति का संगीत था, किसी न किसी राज्य और संस्कृति का नृत्य था, और बीच बीच में आपको बॉलीवुड के गाने भी सुनने को मिले होंगे। तो हमने अपना जितना भी जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारा, अलग अलग राज्यों के गाने, अलग अलग राज्यों का संगीत, अलग अलग राज्यों के डांस, नृत्य, वो इनके सामने पेश किया। और हर मेहमान के सामने एक अलग थीम के साथ उसका स्वागत होता था। लेकिन स्वागत कितना म्यूजिकल था, कितना मधुर था, कितना मीठा था, ये आप देख सकते हो और ये यादगार रहेगा इनके लिए। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि आपके मेहमानों से हम आपका परिचय करा रहे हैं, और मेहमान आने के बाद अक्सर यही कहते हैं कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, लेकिन उनका आप सबकी तरफ से जबरदस्त स्वागत पहले ही हो चुका है। अब हम आपको सबसे आसान भाषा में यह बताएंगे कि ये G20 समिट है क्या, और इस समिट में ये सारे नेता आखिर क्या करने के लिए आए हैं। देखिए, भारत का जो आम आदमी है, आम नागरिक है, वो आज भी ये सोचता होगा कि ये सारे लोग आए तो हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये क्यों आए हैं और क्या करेंगे ये आने के बाद। तो अब सरल भाषा में ये समझिए, G20 का मतलब है ग्रुप 20, यानी 20 देशों का ग्रुप, इसलिए इसे G20 कहते हैं। यानी दुनिया के 20 बड़े देशों का ये एक ऐसा समूह है जो वैश्विक
चुनौतियों के खिलाफ एक संगठन के रूप में काम करने का लक्ष्य रखता है कि हम मिलके आपस में काम करेंगे और एक साथ पूरी दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उनके साथ लड़ेंगे। सरल शब्दों में आप इस संगठन को एक ऐसा परिवार कह सकते हैं जिसमें 20 देश मिलकर रहते हैं और ये सारे तमाम बड़े बड़े देश हैं। अब जब इस परिवार के सभी 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष चर्चा करने के लिए एक तय स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो इसी को समिट कहते हैं, यानी बैठक। और आम भाषा में आप इस समिट को एक तरह की महापंचायत भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहां पंचायत होती रहती है गांवों में। जिस तरह महापंचायत में कई गांवों के प्रधान इकट्ठा होते हैं, ठीक उसी तरह से दुनिया के 20 देशों की एक महापंचायत कल दिल्ली में होने वाली है, जिसका सरपंच इस बार भारत है। सरपंच आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी हैं इस बार इस पंचायत के। भारत की अध्यक्षता में ही 9 और 10 सितंबर को ये सारे देश इस समिट में हिस्सा लेंगे और इस समिट में कोई डील नहीं होने वाली। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये समिट कोई बहुत बड़ी, ये कोई बिजनेस समिट है जिसमें इन देशों के नेता भारत के साथ कोई बहुत बड़ी एक ही दिन में डील करके भारत से जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। यह समिट इसलिए हो रहा है ताकि इन 20 देशों के नेता एक मंच पर आकर यह विचार कर सकें कि उनकी मौजूदा चुनौतियां क्या हैं। पहले तो इस पर सहमत हो जाएं कि हमारी चुनौतियां हैं क्या क्या और उन चुनौतियों के खिलाफ एक साथ कैसे लड़ा जा सकता है। यानी जिस तरह से एक परिवार में लोग किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए आपस में चर्चा करते हैं, ठीक वैसे ही ये तमाम नेता भी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। इस समिट में 4 मुद्दे तो ऐसे हैं जो पिछले साल के एजेंडे में भी शामिल थे। तो आप ये देख लीजिए कि वो मुद्दे हैं कौन से जिन पर ये चर्चा करेंगे। इनमें पहला मुद्दा है वैश्विक चुनौतियां, जिसमें सभी देश एक समान रूप से प्रभावित हो रहे हैं। और ये चुनौतियां क्या हैं जिनका असर सब पर पड़ रहा है? ये चुनौतियां हैं रशिया और यूक्रेन युद्ध का प्रभाव और इसकी वजह से पैदा हो रहा ऊर्जा का संकट, अनाज का संकट और इससे प्रभावित होती ग्लोबल सप्लाई चेन। आपने देखा होगा इस युद्ध की वजह से खास तौर पर यूरोप तो बहुत ही मुश्किल में है, वहां बिजली का संकट हो गया है, अनाज का संकट हो गया है और उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव इसका पड़ रहा है। सप्लाई चेन टूट गई है। दूसरा मुद्दा है विकासशील देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि करने पर विचार। तो अभी क्या होता है कि जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उन्हें अभी और आगे विकसित होने में समय लग रहा है, लेकिन उन्हें रिसोर्सेज चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए ताकि पूरा एक समय ऐसा है जब पूरा की पूरी जो दुनिया है, विश्व है, वो एक समान हो जाए, सब जगह विकास पहुंच जाए। और यह जिम्मेदारी है विकसित देशों की। तो यह बताया जाएगा कि जो विकसित देश हैं और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जैसे यूएन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये कैसे कम विकसित देशों की मदद कर सकते हैं और कैसे वहां पर भी विकास पहुंचे, इस बात को इंश्योर कर सकते हैं। इसलिए उन्हें और ज्यादा पैसा दिया जाए, रिसोर्स दिए जाए। तीसरा मुद्दा है डेट मैनेजमेंट को व्यवस्थित करना, यानी जो उधार का जो मैनेजमेंट होता है उसे व्यवस्थित करना। और चौथा मुद्दा है क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए सभी देशों के बीच एक आम सहमति बनाना। ये मुद्दे हैं। अभी क्रिप्टो करेंसी पर दुनिया में हर देश के अलग अलग विचार हैं, हर देश के अलग अलग नियम हैं, हर देश में अलग अलग कानून हैं। ये मुद्दे पिछले साल की बैठक में भी थे, लेकिन क्योंकि इस बार के समिट का सरपंच भारत है, इसलिए भारत ने G20 के फ्रेमवर्क में अपनी तरफ से 3 मुद्दों को इस समिट के एजेंडे में और शामिल किया है। अब ये कौन से मुद्दे हैं जिन्हें भारत दुनिया के सामने पेश करना चाहता है? पहला मुद्दा है ग्रीन डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज पर G20 में पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन भारत इस मुद्दे को एक नई अप्रोच के साथ दुनिया के सामने लेकर आया है, जिसे उसने लाइफ का नाम दिया है, LIFE, लाइफ का नाम उसने दिया है। और भारत ये ग्रीन डेवलपमेंट और जलवायु परिवर्तन पर खास तौर पर जोर देना चाहता है। भारत का कहना है कि वो इन देशों के साथ ऐसे विकास को अपनाने का लक्ष्य रखता है जिसमें प्रकृति का भी ध्यान रखा गया हो और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर केंद्रित हो। अब देखिए इसके पीछे सोच क्या है। भारत तो सनातन धर्म का देश है। सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म में हम प्रकृति में भगवान देखते हैं, हम तमाम जीव जंतुओं में भगवान का रूप देखते हैं, ईश्वर का रूप देखते हैं। हम प्रकृति में, नदियों में, जल में, सूर्य में, सब जगह भगवान का रूप देखते हैं, पहाड़ों में भगवान का रूप देखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रकृति को प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरा मुद्दा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें भारत का UPI है, जिसे पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम माना जाता है। और आप में से ज्यादातर लोग इस UPI का अभी इस्तेमाल कर रहे होंगे जब आप अपने फोन के जरिए आजकल किसी भी चीज की पेमेंट कर देते हैं।
इस मामले में भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। और तीसरा मुद्दा है विकास में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो ये वो मुद्दे हैं जिन पर कल G20 की बैठक में भारत की पहल पर चर्चा होगी। G20 का समिट हर साल होता है, लेकिन भारत में हो रहा इस बार का समिट खास क्यों है? ये कई मायनों में पुराने समिट से बिल्कुल अलग है। अब ये समझिए ये अलग क्यों है। पहले वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका दरवाजा खटखटाने तक सीमित थी, जिसमें हम दुनिया के बड़े बड़े एलीट क्लब्स में जाकर दरवाजा खटखटाते थे, उनसे अनुरोध करते थे कि हमें भी उनके इस क्लब में यानी इस मंच में प्रवेश करने दिया जाए, हमें भी थोड़ी सी जगह दे दी जाए, हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे। लेकिन अब भारत की यह भूमिका बदल चुकी है। अब हमारा देश न सिर्फ दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ एक ही टेबल पर बैठा है, बल्कि इस टेबल की मुख्य जो कुर्सी है उस कुर्सी पर भारत बैठा है। और आज हमारा देश दुनिया के दूसरे देशों से इन्विटेशन पाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा, बल्कि इस बार हम दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट कर रहे हैं और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। तो अब हम इनविटेशन का इंतजार नहीं कर रहे, अब हम इनवाइट कर रहे हैं। यह फर्क है। इस बार का G20 इसलिए भी अलग है क्योंकि इस बार भारत ने अपने हिसाब से, अपनी नजर से और अपने अनुभव से इस समिट का पूरा एजेंडा तैयार किया है और उसे बड़े ही अद्भुत तरीके से लागू किया है। यानी भारत ने जो एजेंडा सेटिंग की है वो बिल्कुल अलग की है बाकी देशों से, और जो इंप्लीमेंटेशन किया है उसका वो भी बिल्कुल अलग है। पिछले एक साल में भारत के 60 शहरों में G20 की 200 बैठकें हुई और ये एक नया रिकॉर्ड है जिसमें हमने पहली बार आम जनता को G20 के समिट से जोड़ा और लोगों को बताया कि यह समिट असल में सिर्फ नेताओं का नहीं है, राष्ट्राध्यक्षों का और डिप्लोमेट्स का नहीं है, सरकारों का नहीं है, आपका भी है। और हम इस G20 समिट को अपने देश के कोने कोने तक लेकर गए। जैसे मैंने कहा 60 देशों तक, 60 शहरों तक हम इसे लेकर गए हैं। तो पहली बार हमने G20 जैसे समिट के दरवाजे अपनी जनता के लिए खोले हैं। इससे पहले यह समिट आम जनता से दूर एक बड़े बंद हॉल में हुआ करते थे और इस समिट की पहुंच अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, वहां के राजनयिक, अर्थशास्त्रियों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के विशेषज्ञों तक ही सीमित होती थी। जनता का इससे कोई लेना देना नहीं होता था। ये समिट हुआ करते थे, मीडिया कवर करता था, नेता आते थे, विशेषज्ञ आते थे, डिप्लोमेट आते थे, खत्म हो जाता था, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार जिस तरह से भारत ने एक क्रिएटिव एजेंडा सेट किया और उसे लागू किया, उससे यह समिट आम जनता का समिट बन गया। यह पहली बार हुआ है इस समिट के इतिहास में जब किसी देश ने इसे जनता के लिए खोल दिया है। आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि भारत की राजनीति में और भारत में G20 का समिट हो रहा है और सारे देश के लोग इसमें एक भागीदार की तरह शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा इस समिट को अलग बनाने के लिए भारत ने G20 के फ्रेमवर्क में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल कराया और बताया कि भारत दुनिया को डिजिटल क्रांति का मार्ग दिखा सकता है और इस क्षेत्र में हमसे दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है। यह भारत का, यह हमारा एक USP है। इसी के साथ भारत ने एक बहुत बड़ा काम किया है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर चीन समेत कई देश सहमत हो गए हैं। यानी भारत G20 की न सिर्फ अध्यक्षता कर रहा है बल्कि इसके विस्तार की भी कोशिश कर रहा है। और एक अच्छा नेता कौन सा होता है? वो होता है जो अपनी टीम का विस्तार करता है। इसलिए भारत ने अकेले अपने दम पर G20 में अफ्रीकी देशों के लिए दरवाजा खोल दिया है और अब अगली बार अफ्रीकी देश भी इसमें शामिल होंगे। इसलिए इसका नाम जो G20 है, ये G20 का आखिरी समिट होगा। इसके बाद ये G20 नहीं रहेगा, ये G21 बन जाएगा। तो G20 का ये आखिरी समिट है। अगली बार से ये G21 होगा क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल होगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। आज से 76 वर्ष पहले 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब अंग्रेज ये कहते थे कि भारत को यह आजादी बड़ी महंगी पड़ेगी और हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में लोगों में वो क्षमता नहीं है कि इस देश को चला पाए। और तब हमें कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स कहा जाता था। ये ठीक वैसा ही था जैसे 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की टीम की कोई बात नहीं करता था, हमें हल्के में लेते थे, हमें बहुत कम करके आंका गया था। उस समय कहा गया कि भारत को क्वार्टर फाइनल में भी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन हमने वो वर्ल्ड कप जीता और सबको चौंका दिया। आज जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है तो भारत को उसका सबसे प्रबल दावेदार माना जाता है और क्रिकेट के वर्ल्ड कप की ही तरह वैश्विक राजनीति के इस वर्ल्ड कप में भी अब हमने अपनी टीम की वही जगह और वही पहचान बना ली है। भारत के संघर्षों के साथ आज यहां पर हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के संघर्ष के बारे में भी बताना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का उदय और भारत का उदय भी लगभग एक जैसा है।
गुजरात के एक बेहद साधारण परिवार में जन्मे प्रधानमंत्री मोदी कल दुनिया के 29 देशों और 12 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं के प्रमुखों और बाकी के बड़े बड़े नेताओं का नेतृत्व करेंगे और उन्हीं की अध्यक्षता में अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति G20 समिट में भाग लेंगे। और एक ऐसी चीज है जो आप सबको आज बहुत प्रेरणा देगी। प्रधानमंत्री मोदी के पिता गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। प्रधानमंत्री मोदी का बचपन जिस घर में बीता उसकी छत भी पक्की नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए एक मुश्किल मार्ग तय किया और उस पर चलते हुए कठिन परिश्रम किया। 1993 में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तब उन्होंने एक आम आदमी की तरह व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर यह तस्वीर खिंचवाई थी। देखिए, व्हाइट हाउस के अंदर जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन वापस आने के बाद उन्होंने यह तस्वीर अपने दोस्तों को जरूर दिखाई होगी, यह कहकर कि देखिए मैं व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा हूं। और तब किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि जो शख्स व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा है उसी व्यक्ति की अध्यक्षता में एक दिन 2023 में अमेरिका के राष्ट्रपति सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे और प्रधानमंत्री के घर भी जाएंगे और उनके साथ मुलाकात करेंगे। परिश्रम में कितनी शक्ति होती है ये आज आप प्रधानमंत्री मोदी से सीख सकते हैं, प्रेरणा आप ले सकते हैं और यह हर युवा को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस बार का G20 समिट अलग और खास क्यों है, अब 3 पॉइंट्स में समझिए। इस बार का जो G20 है, असल में अगर मुझसे आप पूछें सबसे मुश्किल समिट है ये, क्योंकि ये सबसे मुश्किल हालात में हो रहा है और ऐसे हालात में दुनिया में एक सहमति बनाना इस बार सबसे मुश्किल काम है। तो भारत ने ऑर्गेनाइज तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन मुश्किलें भी भारत के सामने ही सबसे ज्यादा है। पहला, यह समिट कोविड के बाद की चुनौतियों के बीच हो रहा है, जिसमें कोविड ने बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, तोड़ दिया। सारे देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। कोविड से सारे देश परेशान है। ये ऐसे समय में हो रहा है। दूसरा, ये समिट ऐसे समय में हो रहा है जब रशिया और यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 1.5 साल बीत चुके हैं और इसकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई है। इसमें ऊर्जा, कच्चे तेल और अनाज का संकट काफी गहरा हो रहा है और पूरी दुनिया इससे संघर्ष कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया और यूक्रेन के वॉर के मुद्दे पर पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है, पोलराइज हो चुकी है। जो G20 के जो देश हैं ये भी 2 हिस्सों में बंट चुके हैं। कुछ रशिया के साथ हैं, कुछ यूक्रेन के साथ हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों के साथ हैं। इसलिए इस मुद्दे पर सहमति बनाना सबसे मुश्किल चुनौती है, क्योंकि इसने पूरे दुनिया को बांट कर रख दिया है। तीसरी चुनौती है चीन का विस्तार और चीन की हर कीमत पर महाशक्ति बनने की जिद, जिसके लिए वो अमेरिका को लगातार चुनौती दे रहा है। चीन चाहता है कि वो महाशक्ति की जो एक गद्दी है वहां से वो अमेरिका को हटाए और उस कुर्सी पर खुद बैठ जाए, और इसके लिए उसने ठान लिया है और वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। इसलिए ये जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है, ये चीन के विस्तार से परेशान है, चीन को रोकना चाहते हैं। इसके अलावा चीन की नजर भारत की जमीन पर भी है, लेकिन हमेशा की तरह जो हमारा सबसे पक्का दोस्त था रशिया, वो इस बार भारत को बचाने के लिए बीच में नहीं आएगा, क्योंकि चीन रशिया का भी पक्का दोस्त है और इस समय रशिया को भारत से भी ज्यादा जरूरत है चीन की, क्योंकि अब चीन और रशिया की जो पार्टनरशिप है उसमें चीन सीनियर पार्टनर है और रशिया जूनियर पार्टनर है। सोवियत संघ के टाइम में सोवियत संघ सीनियर पार्टनर होता था और चीन जूनियर पार्टनर था। अब स्थिति बदल गई है, अब चीन सीनियर पार्टनर है, चीन के पास पैसा है और रशिया को इस समय पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए और एक बड़ा देश चाहिए जो उसका समर्थन कर सके। इसलिए रशिया बीच में नहीं पड़ेगा। इसलिए भारत की दोस्ती अब अमेरिका से बढ़ रही है, क्योंकि वो जानता है कि अगर चीन से आंखें मिलानी है तो हमें एक ना एक आदमी, एक दोस्त ऐसा चाहिए जो हमारे पीछे खड़ा रहे, और अगर वो रशिया नहीं है तो फिर वो अमेरिका होगा। G20 समिट का आयोजन कल सुबह 9:30 बजे से होगा, जिसमें सबसे पहले सभी देशों के नेता एक ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे। इस फोटो के बाद इस समिट की औपचारिक शुरुआत होगी। सबसे पहला सेशन सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जिसे वन अर्थ का नाम दिया गया है। यह सेशन दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। इसके बाद 1:30 बजे से 3 बजे के बीच अलग अलग देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, बैठकें होंगी। फिर दोपहर 3 बजे से समिट का दूसरा सेशन शुरू होगा, जिसका नाम है वन फैमिली, यानी एक परिवार। हम सब एक परिवार की तरह हैं और यह सेशन 1 घंटा 45 मिनट का होगा। सारे कार्यक्रम उसी कन्वेंशन सेंटर में होंगे जिसे भारत मंडपम का नाम दिया गया है। और इन सारी बैठकों के बाद कल शाम को लगभग 5 बजे सभी नेता अपने अपने होटल्स के लिए रवाना हो जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे और फिर रात को 8 बजे इसी भारत मंडपम पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से एक डिनर का आयोजन किया गया है, जिसमें 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और नेता इस डिनर पर मिलेंगे, शामिल होंगे, साथ में बैठकर खाना खाएंगे।
इसके अलावा इस डिनर में देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी राष्ट्रपति की तरफ से आमंत्रित किया गया है, जिनमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी इसमें, उन्हें भी इनवाइट किया गया है, और भी जो हमारे देश के बड़े बड़े राज्य हैं उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। और ये उम्मीद है कि ये सारे नेता कल दिल्ली में इस डिनर में शामिल होंगे। और ये वही डिनर है जिसके बारे में शुरू में ही विवाद हो गया था, क्योंकि इस डिनर का जो इनवाइट आया था उसमें लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जो इनवाइट था उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। तो कौन कौन आने वाला है ये हम आपको बता चुके हैं, टाइम टेबल हम आपको बता चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं, और कांग्रेस पार्टी इससे नाराज है अभी, क्योंकि इस डिनर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं आमंत्रित किया गया है। लेकिन दूसरा तथ्य है कि इस डिनर में दूसरी पार्टियों के अध्यक्षों को भी आमंत्रित नहीं किया गया है। तो यह एक बड़ी बात है। तो कल आप सुबह 9:30 बजे ठीक आज तक पर जुड़ जाइए, और आज तक पर आपको लगातार पूरे दिन इसका कवरेज देखने को मिलेगा। सुबह 9:30 बजे से हर बैठक का जो है पूरा विश्लेषण, हर बैठक में क्या हो रहा है ये आप देख पाएंगे। इसके अलावा कल 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं खुद आपके सामने पेश हो जाऊंगा, और 12 से 2 बजे तक मैं भारत मंडपम से ही आपके सामने 2 घंटे तक मैं लाइव रहूंगा, और इस पूरी बैठक का विश्लेषण आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे देश के वो तमाम लोग जिन्हें राजनीति में दिलचस्पी है, हमारे देश में वो तमाम लोग जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उनकी दिलचस्पी है, उन्हें कल पूरे दिन हमारा ये चैनल देखना चाहिए, जिसमें हम आपको दोस्ती के रंग तो दिखाएंगे ही, लेकिन राजनीति के रंग भी दिखाएंगे। लेकिन इस समय रात में भारत मंडपम के रंग क्या हैं ये भी आपको एक बार यहां पर देखना चाहिए। देखिए, तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, और फिर ब्लैक एंड व्हाइट में कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और घायल तो यहां हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। नमस्कार।